हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जानते हैं मैं ये बात क्यों कहता हूं? यह इसलिए कहता हूं कि इस अखिल ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा नायक हुआ ना श्री राम, जिनको रात को बताया जाता है कि भैया कल सुबह आपका राज्याभिषेक होगा, कल सुबह आपको राजा बना दिया जाएगा, इस अयोध्या के चक्रवर्ती राज्य के आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और सुबह सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसको यह बताया जाता होगा कि राजा बनना तो छोड़ो, तुम इस राज्य में रहने लायक नहीं हो, तुमको इस राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। यहां तक भी सोचो गनीमत रही होगी कि तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। सोचिए उस समय उसके हृदय पे क्या गुजरेगी जब कहा जाएगा कि तुम्हें 1 रुपया लेकर के नहीं जाना, एक भी राजसी वस्त्र लेकर नहीं जाना, हाँ नंगे पैर जाना है, एक धोती लपेट करके जाना है, और 14 वर्ष तक उस घने भयंकर जंगल में रहना है जहां राक्षसों का बहुत बड़ा आतंक है। सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति इतना धीर पुरुष है, और शायद यही कारण है कि वो हमारा नायक है, और हम उसके जैसे राम राज्य की कल्पना आज 12 लाख साल बाद भी करते हैं। राम को इस धरती पर से गए लगभग हमारे आध्यात्मिक गणना के हिसाब से देखा जाए तो 12 लाख साल हो गए, और 12 लाख साल बाद भी हम और आप राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य आएगा तो ऐसी खुशहाली आएगी। वह राम प्रसन्नताम यान गता अभिषेक तथा न मुमले वनवास दुखतः। जब अभिषेक की बात होती कि राज्याभिषेक होगा, प्रसन्न नहीं होते, और जब यह बताया जाता है कि कल को बन जाना है, मुख मलिन नहीं होता, दुखी नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, मैं बार बार कहता हूं, जीत की हार में, हार की जीत में, जीत की हार में, हार की जीत में, हूं कहीं भी नहीं आज भयभीत में। ये लाइनें मैंने खुद लिखी हैं अपने लिए, ये मेरी खुद की कविता है। जीत की हार में, हार की जीत में, हूं कहीं भी नहीं आज भयभीत में। आज गम है तो क्या रात की हार का, आज गम है तो क्या रात की हार का, कल सुबह भी तो होगी इसी गीत में, कल सुबह भी तो होगी इसी गीत में। जीत की हार में, हार की जीत में, हूं कहीं भी नहीं आज भयभीत में। आज गम है तो क्या रात की हार का, कल सुबह भी तो होगी इसी गीत में। कभी ऐसा हुआ है क्या कि रात ने सूर्य को उगने न दिया हो? हाँ, परिस्थिति वश रात हुई होगी, लेकिन कभी भी अंधेरे ने दीपक को रोकने की क्षमता नहीं दिखाई। हो सकता है किसी परिस्थिति में हमारे नंबर कम रह गए हों। हमारा थंबनेल आपसे कह रहा है कि जिनके अंक कम हैं वे क्या करें। जी हां मित्रों, परिस्थितियां हो सकती हैं, हर चीज हम जानबूझ करके नहीं करते। हमने अपना 100% प्रयास किया था, परिणाम आशानुरूप नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर सुबह भी तो होगी
इसी गीत में। ये तो हमारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि कल हम फिर डगमगा करके खड़े हो जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि वास्तव में यह जहां कमियां थी उस कमियां को हमने सुधार लिया है। यूपी बोर्ड ने इसके लिए आपको शानदार मौका दे दिया है। तो ऐसे सभी बच्चे जिनसे मैं बार बार कहता हूं जहां कम पड़े वहां हम खड़े, तो आपके प्यारे दोस्त रविकांत त्रिपाठी आज आपके साथ हैं और अपने अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए, अपना प्रणाम प्रेषित करते हुए आज की बात को शुरू करते हैं। आज की जो बात है उसके जो प्रमुख तत्व है वो ये है कि जिनके अंक कम है वे क्या करें। मैं आपको एक बात बता दूं कि रविकांत त्रिपाठी जब भी आते हैं एथेंटिक जानकारी के साथ आते हैं, भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं लेके आते। यद्यप कल से ही इस विषय पे तमाम सारे चैनल और बहुत सारे हमारे अति सम्माननीय शिक्षक वृंद इस पर वीडियो बना चुके हैं, हमने देखा भी है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ भ्रामक जानकारियां भी दी गई हैं, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं उनकी तरफ से। मैं यहां पे जो आपको बताऊंगा, मैं कल रात से बाद रिसर्च करने के बाद ये सारे पॉइंट्स लेके आया हूं, तो एक एक पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ष की परीक्षा में एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई है कि मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूं उन सम्माननीय शिक्षक बंधुओं की तरफ से, उन सम्माननीय प्रबंधक बंधुओं की तरफ से जिनकी गलती से बच्चों का रिजल्ट बिगड़ा। फार्म भरने में की गई गलतियों ने भी बच्चों का रिजल्ट बिगाड़ा है। मेरे पास राजकीय इंटर कॉलेज का एक ऐसा मामला आया है जिसके क्लर्क ने गलत फॉर्म भर दिया और उस वजह से बच्चा फेल हो गया। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बहुत बड़ा मामला है। इसलिए आज इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने 48 घंटे रिसर्च किया। हड़बड़ी में मैं ये नहीं चाहता था कि व्यूज और लाइक के चक्कर में हमारे बच्चों का फ्यूचर चौपट हो जाए। और आप लोग पिछला इतिहास देख लीजिएगा, रविकांत त्रिपाठी का जब भी कोई वीडियो आता है बहुत ऑथेंटिक आता है। इसलिए मैं जिन भी शिक्षकों ने वीडियो बनाया है उनका सम्मान करता हूं, कोई मेरी बात से आहत नहीं होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि कृपया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, सही जानकारी ही बच्चों तक पहुंचाई जाए। तो आइए, आज का हमारा विषय है कि यदि आपके अंक कम रह गए हैं तो उसके क्या उपाय हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस चीज का, स्क्रूटिनी का, जिसको कॉपी को रीचेक करना कहते हैं, अथवा इंप्रूवमेंट कहते हैं, अथवा कंपार्टमेंट कहते हैं, अथवा कुछ कुछ जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले मात्र 10 मिनट में। खर्चा कितना आएगा, कैसे आएगा, खर्चा कहां देना होगा, खर्चा कहां जमा करना होगा, ऑनलाइन जमा करना होगा, ऑफलाइन जमा करना होगा, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे और यही हमारा आज का मूल बिंदु है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं और सतर्कता के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान न देते हुए सही और बिल्कुल एथेंटिक खबरों पर भरोसा करिएगा। रविकांत की बात पे नहीं, बोर्ड की बात पे, क्योंकि रविकांत वही चीज लेके आते हैं जो हमारे या तो सम्मानित समाचार पत्र कहते हैं या फिर बोर्ड कहता है। तो आइए, सबसे पहले हम अपने सम्मानित समाचार पत्र की बात मानते हैं। संवाद न्यूज एजेंसी, यानी ये हमको क्षमा चाहूंगा, मुझे बहुत आसानी से जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन जिसने भी लिखा है इस सम्मानित समाचार पत्र के सम्मानित संपादक महोदय को मैं अपना नमस्कार भेजता हूं। इस सम्मानित समाचार पत्र के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। और प्रयागराज से यह खबर छपा है, स्क्रूटिनी के लिए 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। स्क्रूटिनी का मतलब बेटा यही होता है, कॉपी को रीचेक कराना, नंबर को दोबारा जोड़ना। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा ये स्क्रूटिनी है क्या। तो बच्चों, अभी इंप्रूवमेंट के लिए, कंपार्टमेंट के लिए डेट तय होनी है, उसके बारे में बोर्ड की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो लोग भी अगर आपको कुछ बता रहे हैं, मैंने एक आध चैनल्स को देखा है जहां पे लोग दावे कर रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थना के साथ कहता हूं कि आज जबकि हम 22 अप्रैल प्रातः काल सुबह 7 बजे खड़े हैं, तो इस समय तक 22 अप्रैल प्रातः 7 बजे मैं बोल रहा हूं, अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई दिशा निर्देश कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए या इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जारी नहीं किया गया है। हां, इतना जरूर जान लीजिएगा कि पिछले वर्षों तक बोर्ड की जो नीति रही है उसके क्रम में मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम केवल हाई स्कूल के लिए है, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम की व्यवस्था नहीं है। इंटरमीडिएट के बच्चे अगर एक विषय में फेल हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यदि वो 2 विषय या अधिक विषय में फेल हैं तो इसी वर्ष यानी आने वाली जो परीक्षा है 2025 की, उस परीक्षा में सीधे कक्षा 12वीं में बैठ सकते हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, हाई स्कूल के बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के बच्चे केवल कंपार्टमेंट एग्जाम ही दे सकते हैं। वो भी कब? जब एक विषय में फेल हो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंटर के परीक्षार्थी अगर एक विषय में फेल हो तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यदि 2 विषय या अधिक में फेल हैं तो आने वाली अगली परीक्षा यानी 2025 की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आप पास हैं,
मुझे क्षमा करिएगा भाई, कड़वी बात बोल रहा हूं, यदि आप पास हैं, जी हां बिल्कुल मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन यदि आप पास हैं, भले थर्ड डिवीजन ही क्यों ना हो, यूपी बोर्ड आपके प्रति कोई ऐसा सहृदयतापूर्ण रवैया नहीं रखता है। आप न तो दोबारा 12वीं का एग्जाम दे सकते हैं, न ही किसी विषय में इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। इसके लिए बस एक उपाय बचता है कि पुनः आप कक्षा 11 में प्रवेश लेकर के 11वीं और 12वीं को पढ़ करके आए। यदि आप पांचों विषयों में पास हैं, भले ही एक एक नंबर से ही पास हो गए हो, 34-34 नंबर ही सब में देकर के अगर आपको पास कर दिया गया हो, या आपके द्वारा मेहनत करके पास किया गया, मतलब जो कुछ भी है, तो आप पास अगर हो गए हैं तो दोबारा एग्जाम देने के लिए आपकी अर्हता समाप्त हो जाती है, आप नहीं हो पाते। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। इंटर के जो भी विद्यार्थी मुझको फोन करके ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे जेई देना था और मेरा 72% रह गया सर, 3% कम पड़ रहा है, 1% कम कर रहा है, भैया मुझे क्षमा करिएगा, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपका नंबर बढ़वा सकें। सिर्फ एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी क्या है? तो मैंने बार बार कहा, स्क्रूटिनी जो है क्या होगा, सीधी सपाट बात कि क्या कर सकते हैं स्क्रूटिनी, कॉपी को रीचेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्रूटिनी का जो मैटर है, इस मैटर का सीधा सा मतलब होता है कॉपी को रीचेक। कॉपी को रीचेक, सबसे पहले आपकी कॉपी का नंबर एक बार फिर से जोड़ा जाता है कि जिस भी परीक्षक महोदय ने आपकी कॉपी चेक की है, कहीं मानवीय भूल के आधार पर आपके नंबर, ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रश्न पे 5 अंक मिला हो और प्रथम पृष्ठ पे अंकित न किया गया हो तो 5 नंबर कम हो गया। कई बार ऐसा जब स्कूलों में हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो देखते होंगे, हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, गलतियां होती रहती हैं। तो ऐसा कई बार बच्चे मेरे पास लेके आते हैं, सर इस नंबर का नहीं जुड़ा है, सर इस क्वेश्चन पे हमको नंबर ही नहीं मिला, सर आपने सही चेक तो किया लेकिन नंबर नहीं दिया यहाँ पे। ऐसी मानवीय भूल हो जाया करती है, मनुष्य है, गलतियां होती हैं। ऐसी गलतियों की सबसे पहले पड़ताल की जाएगी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी भैया या बिटिया ने हमारे क्वेश्चन को सही तरीके से लिखा है किंतु उस पर चेक भी हुआ है, अंक नहीं दिए गए, तो वहां अंक देके जोड़ दिए जाएंगे। अथवा प्रश्न के पास अंक दिए गए हैं लेकिन प्रथम पृष्ठ पे जब टोटल किया गया है तो अंक नहीं जुड़ पाया है, ऐसी परिस्थिति में अंक जोड़ा जाता है। और इसके बाद तीसरे स्तर पर सरसरी निगाह से पूरी कॉपी को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो है बिना चेक किए छूट गया है, या वह क्वेश्चन सही है और उसको गलत कर दिया गया है। ये 3 तरीके से आपके कॉपियों की स्क्रूटनी एक ही प्रोसेस में होती है। दूसरी चीज ये है कि ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नंबर कम होता है। जी हां, इसमें जितना नंबर आप पाए हैं उतना ही रह जाएगा, अगर नहीं बढ़ा तो, और यदि बढ़ गया तो टू गुड। यद्यपि जैसे इसका उदाहरण से समझें, यदि किसी भैया या किसी बिटिया ने किसी विषय में 55 अंक प्राप्त किए हैं, कॉपी को रीचेक कराया गया और रीचेक कराने के बाद पता चला कि अरे बाप रे, ये तो 53 हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपके नंबर घटाए नहीं जाएंगे, 55 का 55 ही छोड़ दिया जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। लेकिन यदि बढ़ गया, 55 का बढ़ करके 57 हो गया, तो उसको 57 कर दिया जाएगा और आपके लिए बोर्ड के द्वारा मार्कशीट पे 57 अंक करके प्रिंट करके भेज दिया जाएगा। यदि बढ़ा तो बढ़ाया जाएगा, यदि घटा तो छोड़ दिया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो स्क्रूटिनी के लिए अंतिम तिथि कब है बच्चों? तो स्क्रूटिनी के लिए अंतिम तिथि 14 मई है। स्क्रूटिनी के लिए आज आपका 22 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं। अंतिम तिथि आपकी है 14 मई, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 मई के पहले पहले आपको अपना काम कर लेना है। क्या क्या करना है, आइए हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले यही समझ लीजिए कि आपके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यदि आप कक्षा 10वीं में हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और एक सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा 10वीं में जब कोई भैया या कोई बिटिया एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको गेस नंबर देके पास करने की प्रवृत्ति है। इस वजह से कई बार अंक कम रह जाते हैं, तो किसी एक विषय में आप भर करके अपना अंक बढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी ऑप्शन है, आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। क्षमा करिएगा, ये थोड़ा सा, हाँ, यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, यदि आप कक्षा 10वीं में हैं तो। लेकिन यदि आप कक्षा 12वीं में हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हैं,
तो आपके लिए कंपार्टमेंट की सुविधा है। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो भैया हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है, आपको बोर्ड फेल घोषित कर देता है। और यह जो फेल बच्चे हैं ये 2025 की परीक्षा में, जी हां 2025 की जो परीक्षा होगी उसमें सीधे कक्षा 12वीं में प्रवेश लेकर के आप परीक्षा दे सकते हैं, सीधे 12वीं में। आपको कक्षा 11 पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यानी अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप दोबारा फॉर्म भर दीजिएगा, सीधे कक्षा 12 का फॉर्म भरा जाएगा और अपने विषय की परीक्षा देके 2025 में आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। यह सुविधा है अगर फेल हैं तो। लेकिन अगर आप पास हैं तो फिर बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर यहां पे वो किसी तरह का कोई भी आपके साथ टॉलरेशन या कुछ भी नहीं करती। तो इसके लिए क्षमा करिएगा, ये बात आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी कि कक्षा 12वीं में क्या कर सकते हैं, 10वीं वाले क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करना क्या है आपको, स्क्रूटनी का मतलब आपको पता चल चुका है कि स्क्रूटनी का मतलब होता है कॉपी रीचेक। स्क्रूटनी का सीधा सा मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निरीक्षा, यूपी बोर्ड की भाषा में। अपनी भाषा में हम इसको स्क्रूटनी बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कॉपी को रीचेक करवाना। बोर्ड यद्यपि कि इस अखबार के माध्यम से दावा कर रहा है कि स्क्रूटनी का आवेदन वेबसाइट पर किया जा सकता है, परीक्षा आने के साथ साथ इसका लिंक दे दिया गया है, ऐसा यह अखबार कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या लिखा है कि स्क्रूटनी का आवेदन वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर किया जा सकता है। परिणाम आने, देखिए लिखे साफ साफ, परिणाम आने के साथ साथ ही वेबसाइट पर इसका लिंक दे दिया गया है। लेकिन क्षमा करिएगा, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्षमा करिएगा, यूपीएमएसपी पे अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये कल शनिवार था, आज रविवार था, मतलब 2 दिन लगातार शनिवार रविवार छुट्टियां पड़ गई जब आपका रिजल्ट आया। हो सकता है कि सोमवार यानी आज आपका यह लिंक एक्टिवेट हो जाए तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि स्क्रूटिनी यानी सन्निरीक्षा। सबसे पहला स्टेप आपको क्या है, स्टेप 1 आप ध्यान रखिएगा कि upmsp.edu.in यानी यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा स्क्रूटिनी के लिए या सन्निरीक्षा के लिए, यहां आवेदन करें। आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, आपके स्कूल का कोड मांगा जाएगा। यानी वो सारी चीजें जो रिजल्ट देखते समय आपके प्रवेश पत्र से मांगी गई थी, रोल नंबर, स्कूल कोड और एक कैप्चा कोड, ये मांगा गया था। संभावित रूप से है कि यहां डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जाए। अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते जब तक इसका फॉर्म खुल न जाए। जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो हाउ टू फिल अ फॉर्म मैं फिर एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल समझिएगा कि आपको सबसे पहले जाकर के ऑनलाइन करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कॉपी रीचेक या स्क्रूटनी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, कंपार्टमेंट के लिए हमको स्कूल जाना पड़ेगा। तो बेटा स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएमएसपी ने आपके लिए सारी व्यवस्था बनाई है कि आपको स्कूल से अब कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, upmsp.edu.in पे जाकर के आपको अपना रोल नंबर, अपना स्कूल कोड, अपना डेट ऑफ बर्थ आदि डाल करके जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म में क्या क्या होगा, नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम, सेंटर का नाम, कौन कौन से विषय में आपको क्या करना है, स्क्रूटिनी यानी सन्निरीक्षा करानी है। विषयों का नाम उसमें होगा, सूची में से उसको टिक करके ऑन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के नीचे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा कि कितना पैसा आपको देना है। ध्यान रखिएगा कितना पैसा आपको देना है, इसके बारे में अभी हम चर्चा आगे वाले स्टेप में करेंगे, बस 2 मिनट बाद। लेकिन फिलहाल समझिएगा कि आप ऑनलाइन जैसे ही करेंगे तो पूरा फॉर्म भरेगा और उसी फॉर्म में नीचे वो बता देगा कि इतना रुपया आपको जमा करना है। ठीक, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तुरंत इसी स्टेप में। जो आपने ऑनलाइन कर दिया, फॉर्म कंप्लीट हो गया, उसका तुरंत क्या निकाल लेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे। कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए, हमारे भरोसे न रहिए मैं जो बोल रहा हूं। ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन पूरा डिटेल भरेंगे, उसी में विषयों का नाम चूज करने के लिए आएगा, चूज करेंगे, वो ऑटोमेटिक नीचे बताएगा कि कितना पैसा हुआ। ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्क्रूटिनी साइंस के सब्जेक्ट्स में करानी है तो प्रैक्टिकल का अलग होगा और थियरी का अलग होगा। जैसे मान ली फिजिक्स में अगर आपको चेक कराना है तो प्रैक्टिकल का अलग पैसा लगेगा और थियरी का अलग पैसा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद जो फॉर्म कंप्लीट होगा, जिसमें नीचे बता रहा होगा कि आपका कुल इतना पैसा जमा किया जाना है, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद जब ऑनलाइन फॉर्म पर एक कोड होगा,
जब प्रिंट आउट निकल जाएगा उस ऑनलाइन फॉर्म का पूरा, मैं इस पे लिखा था केवल कोड ले जाइएगा, लेकिन मैं अब आपसे ये कह रहा हूं पूरा फॉर्म ही प्रिंट आउट कर लीजिएगा ताकि कुछ भुलाए ना, वो मांगे तो आप दिखा सकें। ये ऑनलाइन जो फॉर्म किए थे उसका प्रिंट आउट निकाल करके लेके जाइएगा कहां, कोषागार में। कोषागार मतलब समझते हैं, ट्रेजरी में। ये कचहरी के आसपास कहीं कहीं आपके जिले में होगा, ध्यानपूर्वक पूछ लीजिएगा। हर जिले में कचहरी के क्षेत्र में ही होता है, जहां पे कलेक्ट्री कचहरी दीवानी कचहरी होती है ना, वहीं ट्रेजरी होती है। इसका नाम ट्रेजरी भी है। अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा कि ट्रेजरी कहां है। खास करके ट्रेजरी वो स्थान होता है जहां से पेंशन वगैरह रिलीज होती है। ये राजकीय कोषागार होता है। ये कचहरी के आसपास कहीं न कहीं होगा आपके जनपद में, तो पता कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म लेकर के आप जाइएगा, उस पर कोड छपा होगा, उसी कोड के माध्यम से कोषागार में आपका पैसा जमा होगा। जब पैसा जमा होगा तो फिर वो एक ट्रांजेक्शन आईडी देंगे। जब पैसा जमा हो जाएगा तो वो एक ट्रांजेक्शन आईडी देंगे। अब उस ट्रांजेक्शन आईडी को ले आइएगा और फिर से आप ऑनलाइन फॉर्म खोलिएगा upmsp.edu.in पे। कोष देखिए, पहला काम किया कि ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसका प्रिंट आउट निकाला, वो फॉर्म लेके हम गए कोषागार यानी ट्रेजरी, वहां हमने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद फिर वहां से एक फॉर्म मिला जिसपे ट्रांजेक्शन आईडी, या हो सकता है उसी फॉर्म पे वो ट्रांजेक्शन आईडी लिख देंगे, वो लेके आइएगा। तो फिर स्टेप 3 में फिर आप ऑनलाइन खोलिएगा और जो कोषागार से आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिली है वो ट्रांजेक्शन आईडी उसमें आप फिल करिएगा। स्टेप 3 यानी एक बार ऑनलाइन किया, प्रिंट आउट निकाला, लेके गए कोषागार, कोषागार में पैसा जमा किया, वहां से ट्रांजेक्शन आईडी मिली, फिर वो ट्रांजेक्शन आईडी ले आकर के फिर यूपीएमएसपी वाला ऑनलाइन खोले और उसमें आपने फीड किया। अब जाके आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट, क्योंकि पैसा जमा करने का भी सबूत इनको मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो फाइनल फॉर्म होगा उसका आप प्रिंट आउट निकालिए और अपने क्षेत्रीय कार्यालय को, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक से भेजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री भेजिएगा। रजिस्ट्री समझते हैं ना, स्पीड पोस्ट नहीं, डाक नहीं। आप पोस्ट ऑफिस पे जाइएगा, कहिएगा सर हमको रजिस्ट्री करनी है। अब ये क्षेत्रीय कार्यालय क्या है भाई, तो क्षेत्रीय कार्यालय ध्यान दीजिएगा, जैसे देवरिया के लोग हम लोग हैं, तो देवरिया का हमारा क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर है। क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता है, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से टेलीग्राम है। मैं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची आपको दे दूंगा, कौन से जनपद का क्षेत्रीय कार्यालय कहां है। जैसे हमारे देवरिया जनपद का क्षेत्रीय कार्यालय कहां है, गोरखपुर, ऐसे गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय है, मथुरा में क्षेत्रीय कार्यालय है, वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय है। तो मैं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा कि किस जनपद का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पड़ता है। तो आप जो फॉर्म का प्रिंट आउट होगा उसको रजिस्टर्ड डाक से यानी रजिस्ट्री करेंगे अपने क्षेत्रीय कार्यालय को। स्टेप वाइज समझेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, यूपीएमएसपी पे जाकर के फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, लेकर के जाएंगे ट्रेजरी में, ट्रेजरी में पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करने के बाद फिर आएंगे तो जो ट्रांजेक्शन आईडी मिली है वो दोबारा ऑनलाइन खोल के फिर उसमें फीड करेंगे। फीड करने के बाद फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे और वह फॉर्म अपने क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्ट्री करके भेज देंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अगला मामला समझ लीजिएगा कि कितना पैसा लगेगा, क्या करेगा। इसके बारे में एक चर्चा हम आपसे और कर दें कि जब आप फॉर्म भर के भेजेंगे, बहुत विनम्रता से बता रहा हूं, जब आप फॉर्म भर के भेजेंगे, कुछ फ्रॉड लोग ऐसे होते हैं, फ्रॉडिया। अभी कॉपी चेकिंग में, अभी इस बीच में भी बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे फ्रॉडों के फोन आए थे, जिन बच्चों ने अपने रोल नंबर और फोन नंबर कॉपियों में लिख दिए थे। उनके पास दलालों के फोन आते हैं कि आपका नंबर कम है, अगर आप हमारे खाते में इतना पैसा भेज दीजिए तो हम आपका नंबर बढ़ा देंगे। ऐसा इसमें भी आ सकता है। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब झूठ और सब दलाली और सब फर्जी चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होता है। मैं बोल नहीं रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं कोई आपसे कॉल करके पैसे इत्यादि की मांग करता है या किसी तरह के अनैतिक कार्य के लिए आपसे आग्रह करता है तो कृपया इस पे बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। ये पूरी तरह से फर्जी कॉल होती है। बोर्ड कहता है कि ऐसा कोई भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। अब एक मैटर और है, मैं वो विज्ञप्ति आपके सामने खोल दूं। वो विज्ञप्ति भी मेरे सामने थी, आई थिंक ये है, मैं, हाँ ये विज्ञप्ति आप देख लीजिएगा। इस विज्ञप्ति को समझ लीजिएगा कि ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संचालित वर्ष 2024, ध्यान रखिएगा क्या है बेटा, वर्ष 2024, अभी इसी वर्ष की बात कर रहा है, 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित
उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। संनिरीक्षा शुल्क कितना है बेटा? रुपया 500 प्रति प्रश्न पत्र, यानी एक कॉपी चेक करवाने के लिए आपको 500 रुपए देने हैं। यह ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी थोड़े पहले कहा था, लिखित एवं प्रयोगात्मक क्षेत्र अलग अलग है। पृथक माने अलग, यानी अगर आप प्रैक्टिकल्स का मामला चेक कराना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल्स के लिए आपको अलग पैसा देना है, थियरी के लिए अलग। यानी फिजिक्स की कॉपी में अगर दोनों चेक करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भरते समय ही बता दीजिएगा, उसमें ऑप्शन रहेगा कि फिजिक्स प्रैक्टिकल, तो उसके लिए आपका 1000 रुपए चार्ज। कितना पैसा लगेगा वो खुद वो फॉर्म में अंदर जोड़ करके दिखाएगा। तो ये समझ गए, निर्देश जो है इस पर उपलब्ध है, ऐसा ये कह रहे हैं, अभी हो जाएगा। ओके, घबरा के अभी तुरंत पहुंच मत जाइएगा, अभी वहां पे आया नहीं है। जैसे ही डिटेल आएगी, हाउ टू फिल अ फॉर्म, एक फॉर्म फिल करके भी हम आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। घबरा के डिसीजन मत लीजिएगा, अभी आपका बहुत टाइम है। गड़बड़ी देखिए, हड़बड़ा करके गड़बड़ी करके फार्म भरेंगे बेटा, कई बार फार्म भरने की गलती हमारे लिए भारी पड़ जाती है। इस वर्ष कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ, तो मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरें। मैं यहाँ फॉर्म भरने का वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के निर्धारित शुल्क चालान को राजकीय कोषागार वही ट्रेजरी में जमा करेंगे, फिर ऑनलाइन भरे संरक्षा विवरणों को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर उसके बाद संरक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र जो कोषागार से मिला है के साथ उसे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्टर्ड डाक, ये मत भूलिएगा कभी भी, रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड डाक से ही। अब ये नहीं है कि हम तो गोरखपुर रहते हैं सरले चल के अपने हाथ में जमा कर दें ना, जब भी जाएगा तो कैसे जाएगा? रजिस्टर्ड डाक से, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसमें आप भेज दीजिएगा। देखिए फिर कह रहे हैं क्षेत्रीय कार्यालय में, स्टार देखिएगा इसको, क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक के माध्यम से कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपको क्या नहीं करना है? सीधे नहीं जमा करना, यानी अपने हाथ से ले जाके नहीं जमा करना, कोरियर के माध्यम से नहीं भेजना, ये नहीं है कि कोरियर से भेज दिए, या साधारण डाक से नहीं भेजना। जब भी भेजना तो कैसे भेजना? रजिस्टर्ड डाक से, यानी रजिस्ट्री ही करना, दैट वन इज द मैंडेटरी। और बाद में मत कहना कि रविकांत सर, इसीलिए मैं आपसे ये वीडियो इतना लंबा बना रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट पे हम चर्चा कर लें। दूसरे लोगों की तरह हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते, बाकी लोग तो भाई व्यूज बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य जानकारी यही है बच्चों कि डाक से भेजना है। कैसे डाक से? रजिस्टर्ड डाक से, पर्सनली ले जाके नहीं देना, कोरियर से नहीं भेजना, या साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से भी नहीं भेजना। जब भी भेजना तो रजिस्ट्री से ही भेजना, रजिस्ट्री ही वहां स्वीकार की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 14 मई 24 के बाद पश्चात की जमा के चालान के साथ प्रेषित संरक्षा के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर रजिस्टर्ड डाक से आप लेके चलते हैं तो आपको 5 से 6 दिन का समय होना चाहिए। यानी आप अपना टारगेट बनाइए कि किसी भी हाल में हम 5 मई तक अपना फॉर्म भर करके सेंड कर देंगे, यही टारगेट बनाइए। आप अभी से, आज 22 तारीख है, 1 से 2 दिन जैसे ही बोर्ड की तरफ से आता है मैं तुरंत आपको फॉर्म भरने का तरीका सिखा दूंगा और तुरंत फॉर्म भर करके आप बोर्ड को भेज दीजिएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं? यदि हां तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो में बता दीजिएगा। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, यदि आपको लगता है कि कोई असुविधा भी हो सकती है, किसी तरह की कोई समस्या भी हो सकती है, तो लाइए स्क्रीन पर नीचे हमारा नंबर आ रहा है, प्लीज संभव हो तो हमारा नंबर कहीं नोट कर लीजिए। देखिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। जो पहला नंबर दिखाई देगा ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, तो प्लीज आप किसी भी असुविधा के लिए अपने प्यारे सर से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। कभी इसके लिए मत परेशान होइएगा, मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा। जब कभी भी आपको जहां कहीं भी लगे मेरी आवश्यकता, तो आप प्लीज आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। शेष बातें आगे होती रहेंगी। किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो गई ना? प्रॉपर तरीका आप समझ गए? जिन लोगों को इस वीडियो के बाद भी कोई दुख हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है तो उन्हें जरूर शेयर करिएगा। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।